नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विस्थापन धारा के बारे में, ठीक है। और मैक्सवेल ने जो है विस्थापन धारा के बारे में बताया था। अब है मैक्सवेल के कुछ समीकरण हैं, ठीक है। मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया और साथ ही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड कुछ समीकरण थे, उनको थोड़ा मॉडिफाइड किया, ठीक है। जैसे कि हम पहला इक्वेशन पढ़ते हैं गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। गाउस का नियम और गाउस का समीकरण क्या होता है, ये ई डॉट डी एस विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये एक समीकरण है, ठीक है। ये स्थिर विद्युतिकी के अंदर गाउस का जो है नियम होता है, उसका समीकरण होता है। उसके बाद यही एक ऐसा समीकरण होता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से परिबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है, उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। ये दूसरा नियम है, दूसरा समीकरण है। तीसरा फैराडे का नियम हमने पढ़ा था, ठीक है। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डी बी बाई डी टी, ठीक है, इंटू डी एस, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। और अभी जो पढ़ा था हमने कल, यानी कि मैक्सवेल का जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है, क्या था वो, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई सी प्लस आई डी, ठीक है। ये तो मॉडिफाइड किया ही है मैक्सवेल ने। बाकी के ये जो तीन समीकरण है, इनको भी मैक्सवेल ने थोड़ा मॉडिफाइड करके उस इन तीनों समीकरणों के इंटीग्रेशन फॉर्म और डिफरेंशिएशन फॉर्म जो है वो दिए हैं, ठीक है। और इन समीकरणों का जो भौतिक अर्थ है उसके बारे में इन्होंने कुछ बताया है। तो वही अपना टॉपिक है आज का, ये मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार इक्वेशन जो हम अभी इन चारों इक्वेशन को थोड़े मॉडिफाइड करेंगे मैक्सवेल के नियम के अनुसार। तो देखना इधर, अब पहला जो समीकरण है, पहला नियम है इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर गाउस लॉ, उसको मैक्सवेल ने मॉडिफाइड कैसे किया, ठीक है। तो पहला है गाउस लॉ, ठीक है, गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। गाउस का नियम, गाउस का नियम क्या कहता है कि निर्वात के अंदर किसी भी बंद जो रीजन है, कोई भी बंद परिबद्ध क्षेत्र है, उससे गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स का मान होता है, विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, किसी भी बंद परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ई डॉट डी एस का मान उस बंद परिबद्ध क्षेत्र के अंदर कुल आवेश Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये जो है गाउस ने बताया था, ठीक है। अब देखना, अब मैक्सवेल ने इसमें क्या मॉडिफाइड किया, ठीक है। तो मैक्सवेल ने बताया कि जब भी किसी रीजन के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो उस रीजन का उन्होंने एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया, ठीक है, कि एक इतने वॉल्यूम के अंदर से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने जो है चार्ज को वॉल्यूम जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखा, क्योंकि हम लिख सकते हैं चूंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, ये देखना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, पढ़ा है ये तुमने। आयतन आवेश घनत्व जो होता है रो इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाय dv होता है आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू dq बाय ds। तो इसी प्रकार से आयतन आवेश घनत्व किसी रीजन का जो आयतन है जहां से फ्लक्स निकल रहा है, रो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dq बाय dv। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, dq बराबर रो इंटू dv। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू dv वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने Q की जगह पे क्या लिख दिया, लाइन वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू dv, ये जो है पुट कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन थोड़ी मॉडिफाइड हो गई, ठीक है। तो किस प्रकार से हो गई मॉडिफाइड, देखो, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट
और वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो इनटू डी। ठीक है, तो ये जो है एक समीकरण आ गई, और इसी समीकरण को मैक्सवेल का फर्स्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सवेल का पहला समीकरण इसको हम कहते हैं। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है वो इंटीग्रल फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म है। और क्या है ये? मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। ठीक है, तो मैक्सवेल का पहला समीकरण ये हो गया। ये इंटीग्रल फॉर्म है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सरफेस इंटीग्रेशन है और इधर क्या है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो आगे जो है मैक्सवेल ने यहाँ पे जो है सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया, क्योंकि इधर वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, इधर भी इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया। और सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए एक थ्योरम जो है अप्लाई की जाती है, जिसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने से क्या होगा देखना, इधर ई डॉट डी एस का जो सरफेस इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में, और यहाँ पे आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई। ठीक है, तो ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डीवी हो गया। ठीक है, डी एस जो है वो वॉल्यूम एलिमेंट डीवी में कन्वर्ट हो जाता है। इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो इनटू डीवी। ठीक है, अब देखना आगे। अब इस इंटीग्रल फॉर्म को हटाना है, हमें डिफरेंशियल फॉर्म चाहिए। तो क्या करेंगे? दोनों साइड ऑपरेटर लगा देंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर देंगे, कहने का मतलब। तो क्या होगा ये देखना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम ऐसा लिख दें अगर, डी बाई डी वी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट और वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी वी ऑफ रो डी वी। अब क्या होगा यहाँ पे देखना, हमने डी बाई डी वी वॉल्यूम डी बाई डी वी डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करवा दिया। ऐसा मानो जैसे डीवी से डीवी कट गया, तो अंदर क्या बचा देखना, ये तो है समाकलन, फिर क्या बचा इधर? डी। ठीक है, अब इस डी का मतलब होता है अवकलन। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और ये जो साइन है इसका मतलब क्या है? ये समाकलन है। और हम जानते हैं कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसलिए क्या होगा, ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से डी से हट जाएगा, डीवी से। तो ये डीवी हट गया मान लो, तो बचा क्या? सिर्फ यहाँ पे देखना, यहाँ पे बचता है डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू, इधर भी डीवी से डीवी हट गया, डी डिफरेंशियल ऑपरेटर से इंटीग्रेशन का साइन हट गया, तो क्या बचा उधर? सिर्फ रो बचा। ठीक है, सिर्फ रो बचा, और नीचे एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है मैक्सवेल का पहला ही समीकरण है, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है? ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो मैक्सवेल का पहला समीकरण कौन सा है? अगर तुम्हें पूछ लिया जाए कि इंटीग्रल फॉर्म, तो ये वाला मैक्सवेल का पहला इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म पूछ ली जाए तो ये वाली इक्वेशन तुम्हें लिखनी है। और ये दोनों क्या है? ये गाउस का नियम ही है, ये गाउस का ही नियम है। गाउस की समीकरण को थोड़ा मॉडिफाइड करके मैक्सवेल ने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है। ठीक है, तो ये गाउस लॉ था। अब हम पढ़ेंगे गाउस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, जो दूसरा मैक्सवेल का समीकरण होगा। हाँ, तब देखना, मैं गाउस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स। ठीक है, तो चुंबकत्व के अंदर गाउस का नियम पढ़ा है 12th क्लास के अंदर तुमने। ठीक है, क्या होता है? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये समीकरण होता है मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर, गाउस का लॉ होता है। गाउस का समीकरण क्या कहता है? ये समीकरण कि किसी भी परिबद्ध क्षेत्र से या फिर किसी भी
बंद, हाँ बंद क्षेत्र, किसी भी बंद क्षेत्र से गुजरने वाला जो कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी बंद क्षेत्र या किसी भी बंद पृष्ठ जो है उससे गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। और दूसरी बात, ये जो नियम है ये ऐसा भी बताता है, ये भी बताता है कि जो यूनिपोल होता है, मतलब यूनिक पोल होता है, ठीक है, एकल ध्रुव जो होता है, ठीक है, सिंगल पोल जो है मैग्नेट का सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके बारे में भी ये जानकारी देता है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गाउस लॉ पढ़ा था, वहां क्या था, ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब वहां पे क्यू था, एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये वाली टर्म कुछ ना कुछ है। लेकिन यदि हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट के अंदर हमेशा दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कभी भी यूनिवर्स के अंदर सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। एक सिंगल एन पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, एक सिंगल एस पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए उसकी जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो 0 होगी। इसलिए ये जो पार्ट है जहां पे इसका क्यू आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पोल स्ट्रेंथ आती है क्यू एम, आ सकती थी लेकिन सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हम इसका मान 0 लिखते हैं। पूरा आरएचएस पार्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये इसका भौतिक अर्थ ये है कि यूनिवर्स के अंदर चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है, मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, ये सेकेंड इक्वेशन है, उसका इंटीग्रल फॉर्म है। अब डिफरेंशिएशन फॉर्म देखना, हमें सरफेस इंटीग्रेशन को चेंज करना है वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, तो हम अप्लाई करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने से बी डॉट डी एस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन में डाइवर्जेंस ऑफ बी इंटू डी बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आगे लिख सकते हैं हम डी बाई डी बी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी इंटू डी बी बराबर 0। ठीक है, उसके बाद ये डीबी से डीबी हट गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर से इंटीग्रल हट गया, तो क्या आया यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्या है, ये डिफरेंशियल फॉर्म, क्या है ये, डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है, मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डाइवर्जेंस ऑफ डी बराबर 0, और ये इंटीग्रल फॉर्म है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ है फेराडे लॉ। ठीक है, तो तीसरा जो नियम है फेराडे लॉ। ठीक है, अब देखना इधर, तो फेराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है वो क्या कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका मान जो होता है वो क्या होता है, माइनस का डी फाई बाय डी टी, ये होता है। ठीक है, फेराडे ने बताया था, हमने पढ़ा है ये, कि जब भी चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, वहां पे उस बंद परिपथ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और हम जानते हैं कि, ठीक है, वी नो दैट ईएमएफ का एक फॉर्मूला होता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, होता है ये ईएमएफ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है ये ई, ये ईएमएफ है प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इन दोनों को बराबर लिख दो तो क्या हो जाता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डी फाई डी अपॉन डी टी। ठीक है, ये होता है फेराडे लॉ। और आगे देखो, इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं हम, चूंकि हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है।
ठीक है। तो इस फाइव बी की जगह हम ये रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, और अंदर क्या है डी बाई डी टी, माइनस को मैं आगे ले लेता हूँ, और फाइव बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फाइव बी की जगह हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इंटीग्रेशन का साइन अंदर है, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे, ठीक है, बी डॉट डी एस, हाँ अब आगे देखना, आगे क्या हो जाएगा, ये लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, अब बी चुंबकीय क्षेत्र है, वो समय के साथ बदल रहा है, और जो डी एस है वो क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है। और एरिया वेक्टर जो है वो तो कांस्टेंट होगा, किसी भी बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, बी का, तो अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ये, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन है, और अंदर क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, डी बाई डी टी ऑफ बी, ठीक है, डी बी बाई डी टी हो गया, और डॉट क्या हो गया, ds, ds भी वेक्टर है, क्वांटिटी है, ठीक है। ये देखो, तो dv बाई डी टी डॉट ds, ये हो गया फेराडे लॉ, और ये इंटीग्रल फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म, और इसी को हम कहते हैं मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल का तीसरा समीकरण है ये, ठीक है। तो मैक्सवेल के दो समीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं, ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है, और थर्ड के अंदर भी ये कौन सा फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म है। अब हमें डिफरेंशियल फॉर्म चाहिए, तो क्या करेंगे हम, लाइन इंटीग्रल को चेंज करेंगे, इधर सरफेस वाला है तो सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो क्या होगा देखना, इधर ये सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ ई इंटू डी एस इज इक्वल टू माइनस का सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी बी बाई डी टी डॉट डी एस, ठीक है। अब इस माइनस वाले को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये देखो, कर्ल ऑफ ई डी एस इधर आएगा तो प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी बी बाई डी टी और डी एस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन आ गया इंटीग्रल का साइन, कर्ल ऑफ ई, ठीक है, प्लस डी बी बाई डी टी, और इनटू में पूरा ये क्या हो गया, डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0। डी एस वेक्टर का मान 0 नहीं होता है, तो 0 किसको होना पड़ेगा, इस वाले पद को होना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस का डी बी अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस डी बी बाई डी टी है, उधर जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, 0 है उधर, तो ये पूरी क्वांटिटी बराबर 0 लिखेंगे, ये वाला पद उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कर्ल ऑफ ई बराबर क्या आ गया, माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया, डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म ये रहा, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी होता है, याद रखना, और ये है समाकलन रूप, इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। तो तीन जो है मैक्सवेल के समीकरण हम पढ़ चुके हैं। अब चौथा जो समीकरण है वो है एम्पियर्स लॉ का मॉडिफाइड लॉ। हाँ अब देखना, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, ठीक है। एम्पियर्स लॉ हमने पढ़ा है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ मैक्सवेल ने जो दिया था, ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। ये होता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू 0 आई सी प्लस आई डी, ठीक है। अब देखना, हमें पता है जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए होता है, तो हम आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जे इंटू ए, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखना, तो आई सी इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, जे सी इंटू ए,
ठीक है, और आई डी बराबर क्या हो जाएगा, जे डी इंटू ए। ठीक है, अब देखना ए मतलब टोटल एरिया, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे सी डॉट डी एस वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। डी एस वेक्टर का टोटल सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। तो आई सी इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, आई डी इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए इंटीग्रल फॉर्म मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, तो इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आरएचएस पार्ट को। तो हम आई सी को तो ऐसा लिख सकते हैं, आई डी को ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखो, तो क्या होगा, देखो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई सी प्लस आई डी। आई सी का मान क्या है, ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे सी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो और सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक जैसा है दोनों तरफ इंटीग्रेशन है, तो एक साथ लिख सकते हैं जे सी वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो है इंटीग्रल फॉर्म हो गया, ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया। ठीक है, और कौन सा समीकरण है मैक्सवेल का, मैक्सवेल का चौथा समीकरण, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो मैक्सवेल के 3 समीकरण हम पहले ही देख चुके हैं, ये चौथा समीकरण हो गया। ये इंटीग्रल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म निकालने के लिए हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे, अप्लाई करेंगे हम स्टोक्स थ्योरम। तो क्या होगा, बी डॉट डी एल जो है वो कन्वर्ट होके हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ बी इंटू डी एस इज इक्वल टू म्यू जीरो सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे सी प्लस जे डी इंटू डी एस वेक्टर। ठीक है, और जब हम इसको इधर लाएंगे, ठीक है, और ये जो है इंटीग्रल का साइन हटाएंगे जैसे अभी तक हटाते आए हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये पार्ट जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो इंटू जे सी प्लस जे डी के। ठीक है, तो ये हो गया कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो और जे सी प्लस जे डी, ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ये मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, कर्ल ऑफ बी या डेल क्रॉस बी भी बोल सकते हैं, कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जीरो जे सी प्लस जे डी। ठीक है, या फिर और भी लिख सकते हो, कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जीरो, ठीक है, जे सी प्लस, इसको जे डी को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, म्यू नॉट तो आगे ले लिया हमने, एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटू क्या लिख सकते हैं, डी ई बाय डी टी। ठीक है, क्योंकि ए इंटू देखना इधर, ए एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी। ठीक है, और जे डी इज इक्वल टू क्या होता है, आई डी अपॉन ए। ठीक है, तो देखना इधर, तो आई डी जो है अपॉन ए हो गया। ठीक है, आई डी का मान क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डी ई बाय डी टी, और नीचे ए है तो ए से ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये मैक्सवेल के जो है हमने चारों समीकरण पढ़ लिए हैं। ठीक है, एक बार अब इनकी समरी देख लेना, क्या हमने अभी तक पढ़ा है। हाँ, अब देखना मैक्सवेल के जो इक्वेशंस है उनकी समरी देख लेना। हमने 4 समीकरण निकाले मैक्सवेल के, ठीक है, और चारों के ही डिफरेंशियल फॉर्म भी निकाले और इंटीग्रल फॉर्म भी निकाले। तो देखना इधर डिफरेंशियल फॉर्म इधर लिखे, इंटीग्रल फॉर्म इधर लिखे मैंने। डिफरेंशियल फॉर्म में अंदर हमने पहला देखा था डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो क्या है, सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दूसरा हमने देखा था कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर 0,
और तीसरा था कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। चौथा ये था कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जीरो जे सी प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन डी ई अपॉन डी टी। एक और चीज यहाँ पे देखना, क्योंकि हम जानते हैं कि बी बराबर म्यू जीरो इंटू एच होता है, ठीक है, ये चुंबकीय प्रेरण और ये क्या होता है चुंबकत्व, बी और एच में रिलेशन होता है। तो बी अपॉन म्यू जीरो को एच लिख सकते हैं एच, इसलिए हमने इस म्यू जीरो को नीचे ले आए और बी अपॉन म्यू जीरो को एच लिख दिया। यहाँ से म्यू जीरो हट जाएगा, नीचे आ गया, क्या बचा जे सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी, ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गए। इसी प्रकार से ये इंटीग्रल फॉर्म है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। दूसरा क्या है सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। तीसरा क्या है लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस का सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीबी अपॉन डी टी डॉट डी एस वेक्टर। चौथा इक्वेशन क्या है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे सी प्लस जे टी डॉट जे डी एस वेक्टर। ये जो चारों इक्वेशन है ये निर्वात के अंदर है, निर्वात मतलब वैक्यूम, जिसके लिए हम जो है म्यू नॉट का यूज करते हैं, ठीक है।